आज मैं आप लोगों को आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक के अब तक के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे एमसीक्यू करवाने जा रही हूँ, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब के जितने भी पीवाईक्यू हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं क्या? संविधान से ऊपर, संविधानोत्तर, भारत की संसद के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं भारत के संविधान के अनुसार। अगला क्वेश्चन, कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पद पर बने। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका की ओर से बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश सीजे मुखर्जी ने कहा, हालांकि कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, वह कार्यपालिका का सिर्फ औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख ही है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसकी सहायता और सहयोग से अपना कार्यकारी दायित्व राष्ट्रपति पूरा करता है। उन्होंने यह टिप्पणी किस मामले में की थी? ये कही थी राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य। राम जवाया कपूर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायाधीश सीजे मुखर्जी ने कहा कि कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, वह कार्यपालिका का सिर्फ औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख ही है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसकी सहायता और सहयोग से अपना कार्यकारी दायित्व राष्ट्रपति पूरा करता है। अगला क्वेश्चन, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत भारत में राष्ट्राध्यक्ष है। भारत में राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश की संसद, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति। कथन कारण से संबंध। कथन है, संविधान संघ की कार्यकारी शक्तियों को राष्ट्रपति में निहित होता है, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित करता है। अगला कारण है, भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो इसका सही जवाब होगा ए सही है, लेकिन आर गलत है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित है राष्ट्रपति में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है राज्य के विधानमंडलों के तथा संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा। बी है लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानसभा के सदस्यों द्वारा। सी है लोकसभा तथा राज्यसभा के विधान सदस्यों द्वारा। डी है राज्य विधानसभाओं के तथा संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सदस्य द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के तथा संसद के दोनों सदस्य के निर्वाचित सभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है सभी संसद सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्यों द्वारा। इसका सही जवाब होगा बी। दो है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा एवं दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति
निम्न में से किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत का राष्ट्रपति संसद तथा राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं रखता है? राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार कौन नहीं रखता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति मतदान में अधिकार नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन, सूची सिस्टम, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की सम्मिलित व्यवस्था से, समानुपाती प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा समानुपाती प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति अपना हस्तलिखित इस्तीफा दे सकते हैं किसे? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन पे ही हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग लाया जाता है संविधान के उल्लंघन के आधार पर। इसमें बताना है राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं। वह अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। उन पर अभियोग नहीं लगाया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा सी। वह उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्तलिखित लेख द्वारा इस्तीफा दे सकते हैं या अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपना कार्यकाल जारी रख सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण करने के लिए उपस्थित हो। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। भारत के राष्ट्रपति अधिकतम कितने कार्यकाल तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? इसकी कोई सीमा नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक आवश्यक अर्हता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, ये तो होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु का ये भी होना चाहिए। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। सुशिक्षित होना, ये नहीं होगा। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक योग्यता नहीं है? वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो, 45 वर्ष की आयु, ये नहीं, 35 वर्ष तक की आयु होगा।
भारत का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता कितनी है? न्यूनतम योग्यता 35। भारत में राष्ट्रपति पद हेतु व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का कोई नागरिक भारत के राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु तभी योग्य होगा जबकि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष। इसका सही जवाब होगा 35 वर्ष। क्या राष्ट्रपति पद की आवश्यक योग्यता नहीं है? क्या नहीं है? लोकसभा सदस्य की आवश्यक योग्यता ये तो होनी चाहिए, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ये भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष। इसका सही जवाब संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, ये नहीं, लेकिन लोकसभा का होना चाहिए। राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है। इसमें 35 कहीं नहीं दिया हो तो उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु कितनी है? निवृत्ति की अधिकतम आयु आपके होंगे 75 ईयर्स। उपरोक्त में से कोई, इसमें तो सही जवाब होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के उपराष्ट्रपति शपथ दिलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया का महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग, आर्टिकल 61। महाभियोग, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाने की प्रक्रिया लोकसभा में इसी उद्देश्य से बुलाए गए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, संसद के किसी सदन में, उच्चतम न्यायालय। ये महाभियोग संसद के किसी भी सदस्य में प्रारंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका चुनाव कितने समयावधि में संपन्न करा लिया जाना चाहिए? राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसका चुनाव कितने समय में संपन्न करा लिया जाना चाहिए? इसका सही जवाब है 6 माह में। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत से रिक्त स्थान को अधिकतम कितने समय के भीतर भरा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब 6 माह। राज्यसभा में एक्स ऑफिस सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत। यह कहना सही है कि राज्यसभा के सभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, उसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है, उसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। यह कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभा होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पास निम्न में से एक पद भी होता है। वो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति होता है। निम्नलिखित में से किस सभा का सभापतित्व करने वाला एक गैर सदस्य होता है? सभापति राज्यसभा का। राष्ट्रपति की पद रिक्ति की दिशा में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कार्यकाल होता है। अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? चुने हुए राष्ट्रपति के कार्यभार ग्रहण करने तक। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों द्वारा। संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है
संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा, तो संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य द्वारा, तो यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधित्व द्वारा दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के सदस्यगण करते हैं, दोनों सदनों के सदस्य। उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान पूर्णतः मौन है। री इलेक्शन राष्ट्रपति का होता है, उपराष्ट्रपति का नहीं होता है। उपराष्ट्रपति की पदावधि है, उपराष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष उस दिन से जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत तथा लोकसभा की सहमति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को उनके पद से राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत तथा लोकसभा की सहमति से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? सदस्यों के कम से कम बहुमत से और लोकसभा की सहमति द्वारा, सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, सदस्यों के 3/4 बहुमत द्वारा, केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसका सही जवाब होगा सदस्यों के कम से कम बहुमत से और लोकसभा की सहमति के द्वारा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ प्रतिज्ञा ग्रहण करता है? भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, परंतु राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष लेता है। यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली है तो इनमें कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसका सही जवाब भारत का मुख्य न्यायाधीश। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग, विशेष न्यायाधिकरण द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कि उसका अंतिम विनिश्चय, तो इसका सही जवाब होगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय की सभी शंकाओं तथा विवादों की जांच विनिश्चय किसके द्वारा किया जाएगा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित किए जाने के मामले में ऐसे राष्ट्रपति द्वारा चुनाव शून्य घोषित होने से पहले किए गए कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दंडादेश को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति को है। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान है? आर्टिकल 72। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 निम्नलिखित हेतु बंद करता है क्या? क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड से दंडित किसी व्यक्ति के मामले में राष्ट्रपति को दंड अपास्त करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को दोष सिद्धि अपास्त करने की शक्ति है, राष्ट्रपति को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।
राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। तो इसका सही आंसर राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है। अगला क्वेश्चन, किस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमा संबंधी शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है? इसका सही जवाब होगा इपरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त है? भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य हैं। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श द्वारा बाध्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को परामर्श पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद प्रस्तुत परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। इसका सही जवाब निम्न में से कौन से संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए यह आज्ञापक किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह को स्वीकार करे? मंत्रिपरिषद को सलाह को मानने के लिए आर्टिकल 42 अमेंडमेंट के द्वारा। राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, न कि व्यक्तिगत तुष्टि। यह निर्धारित किया गया था शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा गया राष्ट्रपति की तुष्टि का अर्थ मंत्रिपरिषद की तुष्टि है, न कि व्यक्तिगत तुष्टि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सम्मिलित है? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आर्टिकल 75 में। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं किसके? लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं लोकसभा के प्रति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के संसदीय प्रणाली में मंत्रिमंडल दायित्व को ब्रिटेन के अभिसमय के अनुरूप को स्पष्ट रूप से कूटबद्ध किया गया है? आर्टिकल 55 के क्लास 3 में। उप प्रधानमंत्री का पद है कैसा? गैर संवैधानिक होता है। उप प्रधानमंत्री गैर संवैधानिक पद होता है। संसदीय शासन प्रणाली के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसको पूरा पढ़ना। कौन सी विशेषता है? राज्य के नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख की उपस्थिति जो पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है। ये सही है। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है जिसमें उस पार्टी का नेता होता है, जिसमें उस पार्टी के नेता होते हैं जिसको विधानमंडल के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और उन्हें उनके पद नियत करता है। ये नहीं होगा, पूछा है नहीं, तो इसका सही जवाब डी। अगला क्वेश्चन, मंत्रीगण को उनके विभागों का आवंटन किया जाता है। उनके विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद नियुक्त की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की जाती है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन सभी संसद सदस्यों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं सहित राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा। तो इसका सही जवाब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा भी होता है, और दिल्ली और पांडिचेरी तथा विधानसभाओं सहित राज्य निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका सही जवाब 2 और 3।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री पद के प्रावधान का उल्लेख है? प्रधानमंत्री पद का उल्लेख 75 में है। प्रधानमंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, ऐसा कहा जाता है, परंतु वास्तव में वह अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे जनता का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, ये इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब लोकसभा का विश्वास प्राप्त। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य न हो तो वह केंद्र में निम्न अवधि से अधिक के लिए मंत्री नहीं नियुक्त होते। इसका सही जवाब 6वां। कथन कारण इसको भी छोड़। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली को सम्मिलित किया गया है। संसदीय प्रणाली को सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। संसदीय प्रणाली को सम्मिलित किया गया है क्योंकि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यदि राज्यसभा के पटल पर सरकार हार जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे? कोई परिणाम नहीं होगा। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? देश का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहलाता है। देश का प्रथम विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन थे? MC सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति 76 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है सभी संसद सदस्य द्वारा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। इसका सही जवाब होगा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। इसका सही। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त नहीं किया जाता है? महाधिवक्ता। राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति होती है, परंतु महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार होगा। अपने कर्तव्यों के पालन में सुनवाई का अधिकार भारत के सभी न्यायालयों में। किस विधि अधिकारी को दोनों सदनों में बोलने का अधिकार प्राप्त है? दोनों सदनों में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? तो पहले इसको पढ़ना होगा। उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता धारित होनी चाहिए, ये बात तो सही है। उसे उन्हीं तरीकों और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये सही नहीं है। उसका कार्य भारत सरकार को सलाह देना, ये भी सही है। वह संसद में बिना उसका सदस्य हुए भी बैठ सकता है, ये बात सही। इसका असत्य कथन क्या है? उसको उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ये गलत बात है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करते हैं। संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन संसद द्वारा नहीं हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा अटॉर्नी जनरल को नहीं हटाया जा सकता है।
क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, फिर से वही रिपीटेड 2 और 3। अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्यवाहियों को के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है राष्ट्रपति। सभी कार्यकारी कार्यवाहियों को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारत के राष्ट्रपतियों में कौन सा क्रम है? प्रतिभा पाटिल का 12वां। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष की। कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? जिला जज। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अधोलिखित में कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन नहीं थे? इसमें एपीजे अब्दुल कलाम कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती एवं श्री वीवी गिरी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं है? राष्ट्रपति के द्वारा कौन नियुक्त नहीं है? राज्य के महाधिवक्ता। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला टॉपिक मेरा पार्लियामेंट से आ गया। तो इसका क्वेश्चन है, भारतीय संसद के निर्माण में कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। आर्टिकल 79 के तहत। संसद की संरचना में क्या शामिल है? संसद की संरचना में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद से राज्यसभा को अलग करने वाली एक विशेषता है। विधान परिषद को राज्यसभा से अलग करने वाली विशेषता महाभियोग शक्ति है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार है। राज्यों के प्रतिनिधित्व का आधार पॉपुलेशन। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं। कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नाम निर्देशित किए जाते हैं? 12 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित हुए सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को चुना जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुना जाता है। भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में
वर्तमान स्थान आवंटन का पुनः समायोजन को नियत किया गया है 2026 तक। लोकसभा का प्रतिनिधित्व किस आधार पर आधारित है? लोकसभा का प्रतिनिधित्व, इसका सही ऑप्शन पॉपुलेशन। लोकसभा का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, किसी के द्वारा नहीं, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा हर 2 साल में भंग की जाती है, 5 साल में भंग की जाती है, 6 साल में भंग की जाती है, भंग किए जाने के विषय नहीं है। इसका सही जवाब, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच कम से कम कितना अंतराल होना चाहिए? संसद के दोनों सदनों के बीच कम से कम, तो संसद के दोनों सत्रों के बीच कम से कम कितना अंतराल अनुज्ञेय है? तो 6 माह। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान काल कहते हैं। संसद की बैठक में कम से कम कितनी बार होना? संसद की बैठक वर्ष में कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। और अधिक से अधिक कितने बार होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का विघटन किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर, लोकसभा के स्पीकर की सलाह पर, स्वेच्छा से उपराष्ट्रपति की सलाह पर। लोकसभा का विघटन किया जाता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को विशेष अभिभाषण देने की शक्ति है? विशेष अभिभाषण देने की शक्ति आर्टिकल 87 में है। आर्टिकल 87 में अभिभाषण करने की शक्ति है दोनों सदनों को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है? आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं बोलने का अधिकार रखता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान है? महान्यायवादी के अधिकार का प्रावधान आर्टिकल 88 में है। कौन सा व्यक्ति है जो सदस्य नहीं होते हुए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? अभी हमने पढ़ा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
भारत का महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या वह सांसद को प्राप्त विशेषाधिकारियों का अधिकारी है? हाँ। अगला क्वेश्चन, किस सदन का अध्यक्ष उसका ही सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका ही सदस्य नहीं होता है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अधीन किस अनुच्छेद में किया जाता है एवं कौन करता है? ये आर्टिकल 93 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 93 के लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के द्वारा। आर्टिकल 93। निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम स्पीकर था? लोकसभा का प्रथम स्पीकर जीवी मावलंकर थे। संसद के विघटन के पश्चात अध्यक्ष क्या? संसद के विघटन के पश्चात अध्यक्ष पद पर बना रहता है और सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक सदन के विघटन के पश्चात अध्यक्ष पद पर बना रहता है एंड सदन के विघटन के पश्चात लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक बना रहता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। संसद के किसी सदन की एक बैठक कराने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 हिस्सा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन करता है? कौन सा आर्टिकल संसद के सदस्यों की अयोग्यता का वर्णन करता है? अयोग्यता 102। जया बच्चन बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है किससे? 102। लोकसभा के अध्यक्ष दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किया जाता है। दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा? निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय करेगा। विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संविधान के आर्टिकल 105, 106, 194 एंड 195 में है। कौन कौन से आर्टिकल? 105, 106, 194, 195 में विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का प्रावधान है। संसदीय विशेषाधिकार किसे उपलब्ध नहीं है? इसे उपलब्ध नहीं है भारत के महान्यायवादी को जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेता है।
संसद में भाषण देता है जिसका वह सदस्य नहीं है। नागरिक को जो सदन में पंपलेट वितरित करता है। ऐसे व्यक्ति को जिसको व्यक्तिगत रूप से सदन के समक्ष साक्षी के लिए बुलाया गया है। तो इसका सही जवाब होगा सी, नागरिक जो सदन में पंपलेट वितरित करता है, ऐसे को व्यक्ति को नहीं है विशेषाधिकार। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति की प्रकृति क्या है? दंड देने की शक्ति पर उसकी प्रकृति क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है। संसद द्वारा सदस्यों और संसद की समितियां के संसदीय विशेषाधिकारों में सम्मिलित हैं। इसका सही जवाब संसद में वाक स्वतंत्रता, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में न्यायालय में कार्यवाहियों के दायित्व से उन्मुक्ति, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में न्यायालय में कार्यवाही के दायित्व से उन्मुक्ति। ऑल ऑफ द एबव। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते निश्चित किए जाते हैं। किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? संविधान द्वारा, कैबिनेट द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र आहूत किया गया था। संयुक्त सत्र आहूत कब किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में, बैंककारी सेवा अधिनियम में, पोटा में, उपयुक्त सभी में। जब किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उसका समाधान किया जाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा। यदि दूसरा सदन किसी सामान्य विधेयक को पारित नहीं करता और 6 माह से अधिक बीत चुके हों तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। सही है, उसका सही जवाब होगा, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इसका सही जवाब होगा डी, 1 2 3 4 सारे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अधिकारिता किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कौन से आर्टिकल में? 108। धन विधेयक से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये सही है। यदि कोई प्रश्न उपगत होता है कि विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, यही बात सही है। और पूछा है क्या नहीं है, तो इस धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो गलत है ये, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये बात गलत है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति नहीं प्राप्त है धन विधेयक पारित करने में। धन विधेयक उद्भूत हो सकता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लाया जाता है कहां? लोकसभा में। लोकसभा द्वारा धन विधेयक के पारित होने के बाद
राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसे कितने दिनांक बाद पारित हुआ मान लिया जाएगा? 14 दिन। राज्यसभा धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है। कथन कारण छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 1110 में दी गई है, 110 में दी गई है। संसद में पेश किया गया एक विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन लेगा? स्पीकर लोकसभा के। कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये लोकसभा के अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल की वीटो करने की शक्ति है, परंतु इसका नजरअंदाज किया जा सकता है यदि बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित किया जाता है। अगर बिल को संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः पारित किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल वीटो करने की शक्ति प्राप्त है। और वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगा। निम्नलिखित में से विधेयकों का कौन सा समुच्चय बजट के साथ संसद में पेश किया जाता है? बजट के साथ क्या पेश किया जाता है? वित्त एवं विनियोग विधेयक। वित्त एवं विनियोग विधेयक समुच्चय बजट के साथ संसद में पेश किया जाता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अनुपूरक अनुदान का प्रावधान है? अनुपूरक अनुदान आर्टिकल 115 में है। अनुपूरक अनुदान आर्टिकल 115। लेखा अनुदान का तात्पर्य है। लेखा अनुदान का तात्पर्य बजट पारित न होने तक विनियोग फंड। लेखा अनुदान बजट पारित न होने तक विनियोग फंड है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त बिल के प्रावधान उपबंधित हैं? वित्त बिल आर्टिकल 117। वित्तीय विधेयक के पुनः स्थापन को कौन अनुज्ञात करता है? वित्तीय विधेयक के पुनः स्थापन को प्रेसिडेंट अनुज्ञात करता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अपने कर्तव्यों के दौरान किए गए आचरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने कर्तव्यों के दौरान किए गए आचरण के संबंध में संसद में चर्चा नहीं की जा सकती। ये कौन से आर्टिकल में है? संसद में चर्चा नहीं की जा सकती है 121 में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अपने आचरण के संबंध, अपने कर्तव्यों के आचरण के संबंध में चर्चा 121 के अंतर्गत नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन,
संसद के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 1, 2, 3 में है। राष्ट्रपति अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस समय जारी किया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदनों का सत्र में न चल रहा हो, जब संसद के दोनों सदनों का सत्र न चल रहा हो, तब राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 1, 2, 3 के अनुसार अध्यादेश जारी किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है क्या? भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति विधायी शक्ति है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश संसद की पुनः बैठक से कार्यान्वयन के बाहर हो जाएगा। ये 6 सप्ताह। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश संसद के पुनः समावेत होने पर उसके समक्ष रखा जाएगा। लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि हो सकती है। शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा। अगला टॉपिक हमारा संघ की कार्यपालिका शक्ति का है। इसका एमसीक्यू कराने जा रहे हैं हम, जो आर्टिकल 124 से 147 तक है। तो इसका क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो यह अपेक्षा है कि वह परामर्श करेगा किससे? जब राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है तो मंत्रिपरिषद और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों से, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल से, ऐसे कैबिनेट मंत्रियों से और प्रधानमंत्री से जो वह ठीक समझे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जो वह ठीक समझे। इसका सही जवाब डी। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से जिन्हें वह राष्ट्रपति ठीक समझे परामर्श करेगा। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधिपति थे। सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधिपति एच.जे. कानिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एनजेएसी बनाया गया था? एनजेएसी आर्टिकल 124 के ए, 124 के ए, एनजेएसी 124 ए। निम्न में से किस मामले में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था? उच्चतम न्यायालय द्वारा एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय में प्यूषन जज से तात्पर्य है। प्यूषन जज से तात्पर्य कम स्केल के न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, साथी न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा एन एसोसिएटेड जज।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय उसमें न्यायाधीशों की संख्या थी कितनी? मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय न्यायाधीशों की कुल संख्या, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एवं 7 अन्य जजेस थे। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि किस प्रकार की जाती है? संसदीय अधिनियम द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो इसमें वर्तमान में कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 को किया। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। गलत उत्तर, तो इसका गलत जवाब है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 31 नहीं 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी 34 है टोटल। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना निम्नांकित अनुच्छेदों के द्वारा की गई है। 124। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 ईयर्स में सेवानिवृत्त होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन एक पारंगत न्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? इसका सही जवाब आर्टिकल 124 के क्लास 3 में। विशिष्ट विधिवेत्ता की नियुक्ति किस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में की जाती है? ये सुप्रीम कोर्ट। विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर जो ख्याति प्राप्त विधिवेत्ता है न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्ह है। ये सुप्रीम कोर्ट में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कार्य करने का अनुभव 10 साल होना चाहिए। एक पारंगत विधिवेत्ता जो न तो अधिवक्ता रहा हो न ही न्यायिक अधिकारी रहा हो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। नहीं, हाँ, यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोलेजियम के लिए अनुशंसा करता है, हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा, हाँ, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कोलेजियम उसके अनुशंसा पर करता है। तो इसका सही जवाब है कोई नहीं नियुक्त किया जा सकता उपरोक्त किसी के आधार पर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को उनके कार्यकाल की सामान्य अवधि पूरी होने से पहले महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया गया है? किसी को नहीं हटाया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने से संबंधित प्रावधान है? उसके पद से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 124 के क्लास 4 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने से संबंधित प्रावधान 124 के क्लास 4 में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निम्नलिखित के द्वारा अपने सेवा पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अपने सेवा पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नांकित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? 124। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से निम्नलिखित आधार पर हटाया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा सिद्ध दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश ने विसम्मतिपूर्ण निर्णय दिया है? विसम्मतिपूर्ण निर्णय दिया है न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 तथा न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 को संविधान के मूल ढांचा के उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया। 5 जजों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से यह निर्णय दिया कि जिसमें विसम्मत मत देने वाले न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने इन संशोधन को संवैधानिक घोषित किया था। सोलह अक्टूबर 2015 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्त आयोग के निम्न में से किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक घोषित किया था? किसका उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक? संविधान के बुनियादी ढांचों का। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संवैधानिक संशोधन को असंवैधानिक घोषित किया था? ये 99th अमेंडमेंट 2014। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 126। अगला क्वेश्चन, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश का पद रिक्त हो अथवा वह अनुपस्थित रहने के कारण अपने कार्यालयीय कर्तव्यों के अनुपालन में असमर्थ हो, उसके कार्यों का अनुपालन किया जाएगा। उसके कार्यों का अनुपालन भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 127 में। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्न में से नियुक्त करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से, उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से, उन व्यक्तियों में से जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों में से। तो इसका सही जवाब होगा
तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीशों में से नियुक्त कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय 129 में है? सुप्रीम कोर्ट अभिलेख का न्यायालय है, इससे तात्पर्य क्या है? उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णय अभिलिखित होते हैं। उच्चतम न्यायालय के सभी कथन बाध्यकारी विधि हैं। इसकी अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति है। उपयुक्त बी एवं सी दोनों। सुप्रीम कोर्ट सभी कथन बाध्यकारी होते हैं, वो अपनी अवमानना पर सजा देने की शक्ति है। इसे अपनी अवमानना की पर सजा देने की शक्ति है। इसका सही जवाब बोथ बी एंड सी दोनों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा एक क्या? भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है? न्यायालय जो कि सभी अभिलेख संरक्षित रखता है तथा साथ ही अवमानना के लिए दंड दे सकता है। भारत में अभिलेख न्यायालय है। भारत में अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में। अभिलेख न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में है। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में स्थापित है, लेकिन वह अन्य जगह बैठ सकता है अगर संसद ऐसा आदेश दे। अगर पार्लियामेंट ऐसा आदेश देता है तो वो किसी भी स्थान में बैठ सकता है। उच्चतम न्यायालय स्थित होगा केवल दिल्ली में। दिल्ली में या मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन पर राष्ट्रपति जहां नियत करे, दिल्ली में या राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश जहां नियत करे, दिल्ली में या राष्ट्रपति द्वारा नियत स्थान में। इसका सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में या राष्ट्रपति के अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश जहां नियत करे। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग आर्टिकल 131 में करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक विवाद के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता निम्न प्रकृति के विवाद के संबंध में प्रयोग की जाती है। तो ए है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच। बी है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। सी है दो या अधिक राज्यों के बीच। डी है ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित के बीच विवाद के संबंध में मूल क्षेत्राधिकार होता है। दो राज्यों के बीच विवाद, दो राज्यों के बीच अगर विवाद है तो वो मूल क्षेत्राधिकार। निम्न में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के पत्रात्मक क्षेत्राधिकार को संदर्भित करता है? पत्रात्मक क्षेत्राधिकार को संदर्भित करता है न्यायालय को संबोधित पत्रों के आधार पर लोकहित मामलों में संज्ञान लेना। मिलान करने वाला है आपका ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131 और उच्चतम न्यायालय में दांडिक मामलों में अपील 134, सिविल संबंधों में
उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय से अपील करने की अपीली अधिकारता 133। उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी अधिकारता 143। मिला लीजिएगा आप। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उच्चतम न्यायालय के पास कोई मूल अधिकारिता नहीं है, ये कथन सही नहीं है। न्यायालय द्वारा भेजी गई अपील में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता सीमित है। अपीली अधिकारिता सीमित है सिर्फ विधि के सारवान प्रश्न तक। उच्चतम न्यायालय में अपील की विशेष इजाजत हेतु याचिका प्रस्तुत की जाती है 136 में, SLP 136। किस न्यायालय द्वारा ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति द्वारा अपील 136 के अंतर्गत नहीं हो सकती है? उच्च न्यायालय, केंद्रीय सर्विस ट्रिब्यूनल, औद्योगिक ट्रिब्यूनल, सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के अधीन संगठित न्यायालय। तो इसका सही जवाब क्या SLP के अंतर्गत नहीं है? सशस्त्र बलों से संबंधित कानून। अगला क्वेश्चन, यह कहना सही है कि दीवानी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उस अवस्था में प्रस्तुत की जा सकती है जब विवाद की विषय वस्तु का मूल्य 1 लाख रुपए से अधिक हो। दूसरा है, फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उसी अवस्था में प्रचलित होगी जबकि व्यक्ति को मृत्यु दंड या आजन्म कारावास से दंडित किया गया हो एवं उच्च न्यायालय द्वारा उसकी पुष्टि की गई हो। दीवानी अथवा फौजदारी मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उसी अवस्था में प्रस्तुत की जा सकेगी जब उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र दिया हो कि प्रकरण में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न विद्यमान है। डी है, उच्चतम न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए किसी निर्णय या आदेश की अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकेगा। विशेष अनुमति दे सकेगा, ये सही है। इसका सही जवाब डी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान की जा सकती है केवल उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निष्कर्षों के विरुद्ध, किसी न्यायालय या भारतीय परिक्षेत्र के किसी न्यायाधिकरण द्वारा किसी मामले में पारित निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध, भारत के किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध पारित अपील आदेशी या निर्णय के विरुद्ध। डी है, केवल लोकहित के वाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश या निर्णय के विरुद्ध। इसका सही जवाब होगा किसी न्यायालय या भारतीय परिक्षेत्र के किसी न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी मामले में पारित निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में असाधारण शक्ति विनिहित करते हैं? असाधारण शक्ति आर्टिकल 136, 142 एवं 32। इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए। सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार? आर्टिकल 137। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 प्रदान करता है अपनी निर्णय के पुनर्विलोकन करने की शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत का उच्चतम न्यायालय अपने पूर्व निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है यदि
अभिलेख के आमुख से त्रुटि अथवा गलती प्रकट हो, सारवान एवं बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, वह उस निर्णय की त्रुटि और सामान्य जनहित पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव से संतुष्ट हो। डी कहता है सांविधिक प्रावधान की गई नई व्याख्या उसके संज्ञान में लाई गई है, तो इसमें यही सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत राष्ट्रपति को अपील की जा सकती है। उच्चतम न्यायालय को स्वयं के निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। न्यायालय के पूर्ण पीठ के समक्ष अपील की जा सकती। इसका सही जवाब है 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के उपरांत उच्चतम न्यायालय को स्वयं के निर्णय के विरुद्ध पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा विधि बनाकर एवं मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। इसका सही जवाब संसद द्वारा विधि बनाकर। भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा विधि बनाकर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों से संबंधित है? आनुषंगिक शक्तियों 140। उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अभी हमने देखा है 140। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 140 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अनुबंधित शक्तियां प्रदान करने का अधिकार है। किसको प्रदान करने का अधिकार है? संसद को। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में पूर्व निर्णय का सिद्धांत दिया है? पूर्व निर्णय का सिद्धांत 141 में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि के देश के सभी न्यायालयों पर आपातकर होने का उपबंध है 141। निम्नलिखित में से कौन से विधि के स्रोत का भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में आधार में है? कौन सा है? पूर्व न्याय। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भूमि की विधि बन जाती है, ये कहा गया है 141 में। निर्णीतानुसरण का सिद्धांत क्या है? निर्णीतानुसरण का सिद्धांत पूर्व निर्णय का सिद्धांत है, आर्टिकल 141। एक वाद के निर्णयाधार से आप क्या समझते हैं? कुछ विधि के प्रश्नों पर न्यायाधीश का अवलोकन। निर्णयाधार से क्या समझते हैं आप? कुछ विधि के प्रश्नों पर न्यायाधीश का अवलोकन। कौन सा केस लॉ है? केस लॉ क्या है? संसद द्वारा निर्मित विधि, कार्यपालिका द्वारा निर्मित विधि, न्यायपालिका द्वारा निर्मित विधि, संसद द्वारा निर्मित विधि और न्यायपालिका द्वारा निर्मित विधि दोनों। इसका सही जवाब है केस लॉ है न्यायपालिका द्वारा निर्मित विधि। केस लॉ न्यायपालिका द्वारा निर्मित विधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकरण में यह निर्णय दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भारत के प्रदेशों में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय पर बाध्यकारी नहीं है? इसका सही जवाब बंगाल यूनिटी कंपनी लिमिटेड बनाम बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया कि अनुच्छेद 141 में उल्लिखित समस्त न्यायालय शब्द में सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है? समस्त न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है, ये बंगाल यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य।
अगला क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। ऐसी शक्ति प्रदत्त की गई है। ऐसी शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा प्रदत्त की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 किस अधिकारिता की चर्चा करती है? ये सलाहकारी अधिकारिता की चर्चा करती है, तो इसमें दिया नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी मामले को उच्चतम न्यायालय भेजकर उसकी राय ले सकते हैं? इसका सही जवाब 143 सलाहकारिता अधिकारिता है। 143। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति किसे प्राप्त है? ये है राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सक्षम है? सलाहकारी सेवा प्राप्त करने के लिए सक्षम भारत का राष्ट्रपति है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला वाद है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी सलाहकारी अधिकारिता का प्रयोग किया था? सबसे पहला वाद है इंड्री दिल्ली लॉज एक्ट। इसको छोड़ देते हैं। सलाहकारी अधिकारिता की राय का क्रम इस प्रकार है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए सलाहकारी राय का क्रम निम्न है। पहले है इंड्री दिल्ली लॉज एक्ट, दूसरा है इंड्री बेकबारी मामला, तीसरा है इंड्री सागर सीमा शुल्क अधिनियम, चौथा है विशेष न्यायालय निर्देश का मामला। पहला इंड्री दिल्ली लॉज एक्ट, दूसरा इंड्री बेकबारी मामला, तीसरा है इंड्री सागर सीमा शुल्क, चौथा है विशेष न्यायालय निर्देश का मामला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त कर सकता है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति किस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा जब विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस वाद में यह प्रतिपादित किया कि उसके द्वारा परामर्शी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए दिए गए विचार भारत संघ में स्थापित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी कौन सा है? इंड्री स्पेशल न्यायालयों के बिल का मामला। अगला क्वेश्चन, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? सही बात है। सिविल और न्यायिक प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करेंगे। 144 के तहत मिलान करने वाला है। चलिए मिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। ये होगा 141 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता सामने है 143 के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय को अपने पुनर्विलोकन का अधिकार 137 में है। अपील करने का विशेष इजाजत SLP 136 में है। देखिए सही है ए। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया विनियमन के लिए नियम बना सके। नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के है। कौन सा आर्टिकल? 145 के तहत। संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 बनाई गई है? 1966 145 के द्वारा बनाई गई है। न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की
व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठना है। 5 न्यायाधीशों की बेंच। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रशासनिक व्यय जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों का या उनके संबंध में देय सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारित होंगे भारत के संचित निधि से। अगला क्वेश्चन, भारत में संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से किस अभिलक्षण को हमने इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण नहीं किया है? इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या ग्रहण नहीं किया है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हम कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूल का सिद्धांत गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के वर्तमान एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक इस समय कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। आप एक बार गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ये ओल्ड क्वेश्चन था। भारत के नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के तहत। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। अपनी रिपोर्ट किसको जमा करेगा? राष्ट्रपति को जमा करेगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जमा होती है। नियंत्रक एवं महालेखा की परीक्षक राष्ट्रपति एवं राज्य के राज्यपाल के पास जमा होती है। तो आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। जैसा भी होगा, कैसा लगा आज का सेशन, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।